अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं अनम काज़मी। आज जुमा है 14 अप्रैल और हम आपके लिए लाए हैं कुछ खबरें, कुछ बातें और ढेर सारी मुस्कुराहट और एक अनोखा टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है वो ड्रेसिंग के हवाले से है, लेकिन ड्रेसिंग कौन सी, ना कमीज शलवार ना स्कर्ट, बल्कि आज हम डिस्कस करेंगे साड़ी को। साड़ी के थोड़े से बैकग्राउंड में अगर जाएं और साड़ी के बैकग्राउंड को डिस्कस किया जाए तो साड़ी पूरी दुनिया में सबसे पुराना यानी कदीम लिबास समझा जाता है, जिसको स्कल्पचर में और दूसरी तरह की पेंटिंग्स में हम विजुअलाइज करते आ रहे हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौर से तमाम हिंदू सोसाइटी में ये वेयर की जाती है। और अगर साड़ी की बात की जाए तो इसको ये भी कहा जाता है कि स्ट्रिप क्लॉथिंग होती है। पहले जमाने में कॉटन वेयर साड़ीज जो है पहले के लोग वेयर करते थे, लेकिन अब क्योंकि ट्रेंड बदल रहा है और हर चीज में जिद्दत आ रही है तो साड़ी का ट्रेंड भी बदल गया है। अब तो सिल्क में, शिफॉन में, क्रिंकल में, इवन नेट में साड़ियां आ रही हैं। बल्कि कल अनम की खूबसूरत सी पिंक वाली साड़ी मैंने देखी भी थी और मैंने कहा था अनम ये वेयर कर लें, लेकिन उन्होंने वेयर नहीं की। खैर, साड़ी की बात कर रहे हैं तो आज हमारा जो टॉपिक है ओवरऑल साड़ी है, क्योंकि साड़ी एक इस तरह का लिबास है कि हम देखा जाए तो जनूबी एशिया में बहुत ज्यादा कॉमन है। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड अब बहुत ज्यादा इन हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तो हर चीज अपने तरह से करता है, तो हमने साड़ीज को जो है अपने तरह से डिजाइन किया हुआ है। हमारे जो स्कर्ट्स होते हैं उसके ब्लाउज भी हम साड़ी में वेयर कर लेते हैं। और हमारे यहाँ जो साड़ियां अब बन रही हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर हो रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो साड़ी पे काम किया जाता है, जो उसकी बनावट है, जो उसकी सलवटें हैं और एप्लिक वर्क किया जाता है, कढ़ाई की जाती है। तो इस हवाले से आज एक भरपूर टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं साड़ी, और ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह के लोगों के ऊपर, किस तरह की पर्सनैलिटी के ऊपर साड़ी अच्छी लगती है। बिल्कुल ऐसा ही है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ये ड्रेस जो है वो अब इतना कॉमन हो चुका है कि शादियों में जिस दिन आपका वलीमा होता है ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि हमने साड़ी पहननी है। वैसे भी साड़ी के आजकल अब जो नए डिजाइन आ चुके हैं, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि नेट का डिजाइन है या फिर शिफॉन की साड़ियां हैं, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है। और इवन कल हम प्लान भी कर रहे थे कि हम लोग शो के अंदर साड़ी पहन के बैठेंगे, बट क्योंकि साड़ी एक ऐसा लिबास है जिसको कैरी करना भी बड़ा मुश्किल है, तो बहुत सी मैंने कहा था मैं ब्लैक कलर की साड़ी वेयर करूंगी, कैरी कर लेती है। और डिफरेंट कलर्स है जो साड़ी के साथ आपको, अब हम देख रहे हैं कि कंट्रास्ट में ब्लाउज भी जो है वो डिफरेंट कलर्स के आ गए हैं। अब तो गोल्ड में भी जो है गोल्ड में भी कलर आ गए। और वही तो मैं कह रही थी कि हमारा जो पाकिस्तानी ट्रेंड है, हमारे जो टेलर है, हमारे जो डिजाइनर है, उन्होंने तो साड़ी का पूरा मफहूम चेंज कर दिया। मतलब एक नए अंदाज में अब साड़ी को प्रेजेंट करने लगे कि जिनका ये ड्रेस है वो भी हैरान है कि पहले तो सिर्फ बनारसी साड़ी के बारे में बात की जाती थी। बनारसी साड़ियां लोग पसंद करते थे, इंडिया से जो है वो मंगवाते थे और बनारसी साड़ियां हमारी नानी दादियां पसंद करती थी। लेकिन अब जितने स्टाइल आ चुके हैं, जितनी जिद्दत आ चुकी है, उतना ही लोगों के अंदर इसका शऊर भी आ चुका है कि हमने कौन सी साड़ी पहननी है, कौन से फंक्शन में किस तरह की साड़ी पहननी है। तो आज सारी बातें साड़ी के हवाले से ही होंगे। इस हवाले से सबसे पहले मिलेंगे साड़ी डिजाइनर जोहा से और मालूम करेंगे कि वो किस तरह की साड़ी डिजाइन करती है। देखा जाए तो हमारी सोसाइटी में जो है साड़ी को एक अहमियत हासिल है। लेडीज पसंद करती हैं साड़ी पहनना, जैसे कि शिफॉन पे या नेट पे हम बनाते हैं तो उसको लोग पसंद करते हैं। तो एक इससे एक ग्रेसफुल लुक आता है एक लेडी के ऊपर साड़ी वियर करने में। और मिलवाएंगे आपको अदाकारा जहां आराही से, जो शुरू से ही साड़ी पहनना बहुत पसंद करती हैं। सबसे पहले जब इंसान ने अपने आप को ढकना सीखा, उसमें सिर्फ यही नजर आएगा कि उसने एक चीज को अपने ऊपर लपेट लिया। साड़ी पहनना वाकई एक तरह से अगर आप उसको समझते हैं कि आर्ट है तो है, लेकिन बहरहाल साड़ी तो साड़ी ही है, चाहे उसको किसी तरह से भी पहनो, एक खूबसूरत लिबास है। और मिलेंगे साड़ी शॉप मैनेजर से और जानेंगे सबसे ज्यादा कौन सा डिजाइन मार्केट में है। पहले मतलब ये कि ज़्यादातर मतलब हैवी साड़ीज़ का भी एक था दौर, और मतलब अभी भी मतलब बहुत सारी कम्युनिटीज़ के अंदर वेडिंग साड़ीज़ होती हैं जो मतलब उनके वेडिंग डे पे वो साड़ी को पहनते हैं। तो हैवी साड़ीज़ वो भी आते हैं मांगते हुए, मगर मोस्टली जो है ज़्यादातर जो लोग हैं वो मतलब सिंपल साड़ीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब बिल्कुल लाइट सा बॉर्डर हो कि वो बार बार यूज़ कर सकें, ऐसा मतलब वो पहनने में भी ईजी हो। और इन तमाम स्टोरीज पे आगे चलकर नजर डालेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि आज अखबारात की शह सुर्खियां क्या कह रही हैं।
जनाब साड़ी में खो इतना गए कि आज यही नहीं पता हेडलाइंस क्या है। चेक कर लेते हैं कि आज अखबारों की शह सुर्खियां क्या है। सबसे पहले एक्सप्रेस रोजनामा का रुख करते हैं, जिसमें कुलभूषण से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में। और मेन आज की जो हेडलाइन है वो यही है कि रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर कोई समझौता नहीं होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ऐसा कहना है और इसी हवाले से यहाँ पर एक पिक्चर भी लगाई गई है इजलास की सदारत जो कि उन्होंने की। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि आर्मी चीफ की जेर सदारत इजलास में कौमी सलामती और खत्ते की ताजा तरीन सूरत हाल पर भी गौर किया गया है, जबकि ऑपरेशन रद्दुल फसाद में पेशरफ्त और खाना मर्दमशुमारी में ताउन का भी जायजा लिया गया है। जबकि इससे एक दिन कबल हमने देखा कि वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ भी उनकी मुलाकात हुई थी, जिसमें इस मौजू पर भी बात किया गया और साथ साथ कौमी सलामती के हवाले से भी जो है वो तबादला ख्याल किया गया। सरहद की जो सिक्योरिटी है उन अमूर पर भी जो है वो बातचीत की गई है। तो ये जो है वो आज एक्सप्रेस रोजनामा की मेन हेडलाइन। ठीक है, कल हम यही हेडलाइन जो है वो डिस्कस भी कर रहे थे कि इस तरीके से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है। अच्छा, उसी हवाले से यहाँ पर भी मेन लीड है, लेकिन क्योंकि अब आप बता चुकी हैं तो मैं एक और मेन लीड की तरफ बढ़ती हूँ। और ये जो जंग ने अपना हिस्सा बनाया इस लीड को वो है नंगरहार सबसे बड़े गैर एटमी बम से अमरीकी हमला। जिला आचन पाकिस्तान की सरहद के साथ वाक़ 7:32 पर C-130 के जरिए मदर ऑफ ऑल बम्स गिराया गया। वजन 21,600 पाउंड, दाइश के जेर इस्तेमाल सुरंगों पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स निशाना। अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है कि ये जो बम है GBU 43/B ये 2003 में जो है इसका पहला तजर्बा किया गया था और उसके बाद अब इसका तजर्बा अफगानिस्तान पर किया गया है। उस जगह पर किया गया है अमरीकी इदारों के मुताबिक, अमरीकी इंतजामिया के मुताबिक कि वहाँ पर दाइश जो थी उसकी सरगर्मियाँ बड़ी एक्टिव थी, इसलिए ये हैवी दुनिया का हैवी तरीन बम जो है गिराया गया। तो इस खबर को यहाँ पर मेन लीड बनाया गया। अच्छा, साथ ही साथ आपको बताएं कि इस वाक़े के बाद पाकिस्तान से भी अमेरिका ने डू मोर का मुतालबा करना एक बार फिर से शुरू कर दिया है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और मजीद कुछ खबरें शामिल करते हैं जो इस वक्त एक्सप्रेस रोजनामा की मेन हेडलाइन है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। वजीर आला सिंध ने सुई सदरन पर कब्जा करके गैस बंद करने की धमकी दे दी है। बहुत अहम खबर है जो आपके साथ शेयर करेंगे। पंजाब 2% जबकि 70% गैस सिंध पैदा कर रहा है। आर्टिकल 158 के तहत गैस पर पहला हक सूबा सिंध का है। हम जानते हैं कि इस कंपनी को किस तरह चलाया जाता है। मुराद अली शाह का ऐसा कहना है और बड़े ही जारहाना अंदाज में उनका ये बयान सामने आ रहा है मुराद अली शाह का, और ये जो है वो आज एक्सप्रेस अपनी मेन हेडलाइन बनाई है। उसके अलावा अगर आपको बताएं कि इसी के जवाब में चेयरमैन सुई सदरन का कहना है कि सिक्योरिटी डिपार्ट्स जमा करा दिए हैं, गैस मिल जाएगी, सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने को भी हम तैयार हैं। बिल्कुल। तो ये अच्छा, जो आपने मुराद अली वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बात की है, उनके हवाले से भी यहाँ पर मेन लीड है, तो मैं कोई और सी मेन लीड डिस्कस करती हूँ। अच्छा, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से खबर दें आपको कि वो आज जैकबाबाद पहुंचेंगे और फिर एक रोज़ा दौरे पर वो वहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद खिताब वगैरह भी मुतवक्के है। दूसरा, एक कल हमने खबर देखी आसिफा भुट्टो के हवाले से कि कौमी असेंबली में खुर्शीद शाह के बयान पर जिस तरीके से उन्होंने रिएक्शन दिया और उसके बाद खुर्शीद शाह ने फिर तरदीद की कि आप ही लोगों ने जो है बात को ट्विस्ट करके उन तक पहुंचाया होगा। तो वुमेन्स की फेवर में जो है आसिफा भुट्टो का कल बयान सामने आया, उसके हवाले से यहाँ पर मेन लीड लगी हुई है। जबकि अगर एक और मैं यहाँ पर मेन लीड डिस्कस करूँ तो वो मेन लीड है कि कर्नल हबीब की गुमशुदगी दुश्मन एजेंसियों का किरदार हो सकता है, ऐसा कहना है दफ्तर खारजा। इसी हवाले से नफीस नईम साहब भी डे बिफोर यस्टरडे बात कर रहे थे और वो आज जंग का अहम हिस्सा है। जी अच्छा जनाब, डॉन की कुछ मेन खबरें आपके साथ जरूर शेयर करते चले कि एक तो है कि जनाब हॉस्टलाइज्ड एजेंसीज बिहाइंड जाहिर एब्डक्शन, FO का ऐसा बयान है। जबकि दूसरी खबर जिसके बारे में आज सुबह में और सब डिस्कस भी कर रहे थे वो मर्दान के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक खबर है ब्लास्फेमी के ऊपर, और यही आज जो है वो अपनी हेडलाइन बनाई गई है। स्टूडेंट लॉन्च्ड ऑन कैंपस ओवर एलिगेशन ऑफ ब्लास्फेमी। और मर्दान में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है जहाँ पर मजहब के नाम पर लोगों को एक बार फिर से हमने देखा कि एक स्टूडेंट को निशाना बनाया गया और ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है। उसके अलावा US ड्रॉप्स मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स इन अफगानिस्तान, जो खबर सब आपके साथ शेयर कर रही थी कि तमाम बम्स का एक जो बड़ा सबसे बड़ा बम है वो अफगानिस्तान पर दागा गया है US की जानिब से। तो ये जो है तीनों आज डॉन की मेन है। ठीक है, अगर मैं बिजनेस रिकॉर्ड डिस्कस करूं तो इसमें है CM threatens to seize gas supplies टेक ओवर और स्वी गैस। तो ये उसी वही खबर है जो अनम और मैं डिस्कस कर चुके हैं। और एक और खबर जो है वो है देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज, और ऐसा कहना है आर्मी का। तो ये तमाम आज की खबरें हैं और अब चलते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में हमारे क्या सूरत हाल है। तो रुख कर लेते हैं हम तारिक खान की जानिब, और तारिक खान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। तारिक खान से जानते हैं। जी तारिक खान, बताइए लाहौर में आज क्या सियासी और समाजी सरगर्मियाँ होने जा रही हैं। जी तारिक।
जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। लाहौर क्योंकि सियासत का गढ़ समझा जाता है, यहाँ पे अक्सर जो सियासी एक्टिविटीज़ होती हैं वो बड़ी शद्दोमत के साथ सामने आती हैं, लेकिन आज जो हमारे पास ख़बरें हैं उनमें क्या एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं, इनमें सियासी खबर कोई नहीं है। लेकिन क्योंकि क्रिकेट जो है उसका जादू भी सर चढ़ के बोलता है, पूरी आवाम जो है वो इस हवाले से खबरें सुनना चाहती हैं। तो आज एक जो PSL में स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से केस सामने आया और 5 खिलाड़ी को बैन भी कर दिया गया, उस हवाले से जो तहकीकात हैं वो आगे बढ़ रही हैं। ट्रिब्यूनल जो है वो आज इस हवाले से समाअत करेगा और खालिद लतीफ़ और शर्जील खान जो हैं उन पर आज PCB जो है इस हवाले से अपने जो उनके पास सबूत हैं वो ट्रिब्यूनल में पेश करेगा और उसके ऊपर शर्जील को जो है वो और खालिद लतीफ़ जो हैं वो अपने जवाब जो हैं वो आइंदा पेशी पर देंगे, लेकिन आज उनके खिलाफ जो सबूत हैं वो पेश किए जाएंगे और इस हवाले से वो वहाँ पे पेश होंगे। इस हवाले से ख़वातीन क्रिकेट के हवाले से भी एक नेशनल लेवल की खबर है और कज़ाफ़ी स्टेडियम में एक जो फाइनल है वो होने जा रहा है। फातिमा जिना के नाम से ये टूर्नामेंट है जिसमें ज़रूरी तरक्याती बैंक और HEC जो हैं वो फाइनल में पहुंचेंगी। ख़वातीन जो हैं वो ये फाइनल खेलेंगी और नेशनल लेवल पे, क्योंकि ख़वातीन क्रिकेट में जहां नाबीने माजूर अफराद जो हैं उन्होंने बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं, ख़वातीन ने भी दिए हैं, नेशनल टीम जो है वो भी कर रही है। तो आज ख़वातीन के हवाले से इस हवाले से ये एक अच्छा तारिक खान ये बताएगा कि आज जो है खालिद लतीफ़ और शर्जील खान की समाअत भी है, उस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा कि कब तक शुरू हो जाएगी। और दूसरा आज आपने बताया विमेंस क्रिकेट टीम के फाइनल के हवाले से, तो कितनी तैयारी है ख़वातीन की? जी तैयारियां तो मैं यहाँ कुछ नहीं कह सकता, लाजमी बात है दोनों, क्योंकि ज़रूरी तरक्याती बैंक है उनकी टीम है और HEC की टीम है, तो उन्होंने ज़रूर तैयारी की होगी और यहाँ से नए नए जो खिलाड़ी हैं वो सामने आते हैं और फिर वो नेशनल लेवल पे खेलते हैं, तो ज़रूर यहाँ से भी कुछ अच्छी लेडीज़ जो क्रिकेटर्स हैं वो सामने आएंगी और वो नेशनल लेवल खेलेंगी। और इसके साथ आज जो ख़ास तौर पर आपने शर्जील और खालिद लतीफ़ की बात की, तो वो आज तकरीबन समाज जो है कोई 10-11 बजे के करीब शुरू होगी और जिसमें क्योंकि इनके खिलाफ जो खास तौर पे व्हाट्सएप में और जो मैसेजिंग है और जो खास तौर पे वीडियोस हैं वो सारी जो है PCB पेश करेगा ट्रिब्यूनल में। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे लाहौर से तमाम तरह एक्टिविटीज। हमने आज क्या कुछ है, थैंक गॉड सियासी एक्टिविटीज आज कम है। गुड मॉर्निंग, आज में कुछ मजीद न्यूज स्टोरीज भी आपको बताते चलते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बताएं कि खवातीन से मुतालिक रिमार्क्स पर आसिफा भुट्टो ने खुर्शीद शाह से मुआफी का मुतालबा कर दिया। मामला कुछ यूं हुआ कि कौमी असम्बली के इजलास के दौरान खवातीन अरकान का शोर शराबा ज़ेर बहस आया, तो स्पीकर अयाज सादिक ने खवातीन को मुखातिब करते हुए कहा कि आप या तो शोर न करें और अगर बातें ही करनी है तो बाहर चली जाएं, जिस पर खुर्शीद शाह ने कहा कि स्पीकर साहब खवातीन को बोलने से मना न किया करें वरना ये बीमार हो जाएंगी। ऑपोजिशन लीडर के इस बयान पर पूरे ऐवान में कहकहे लग गए और खुर्शीद शाह की जानिब से कहा गया है कि आप लोगों ने आसिफा भुट्टो जरदारी तक ये बात ट्विस्ट करके पहुंचाई होगी, मैंने तो बड़े लाइटर मूड में कहा था। अच्छा जी, सिंध के मुख्तलिफ अजला की बात कर लेते हैं, जहां ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सबसे दिलचस्प मुकाबले में हैदराबाद की यूनियन कमेटी नंबर 46 में MKM लंदन के गैर एलानिया हिमायत याफ्ता उम्मीदवार आसिफ बेग 768 वोट लेकर कामयाब हो गए, जबकि MKM पाकिस्तान के उम्मीदवार तौकीर खान ने 447 वोट हासिल किए। और ये वही लोकल बॉडी इलेक्शन है जिनके बारे में हम कह रहे थे कि अल्लाह साथ खैरियत के हो जाए, फाइनली हो गए। और खबरदार होशियार, क्योंकि सूरज का पारा नीचे नहीं आने वाला। मैदानी इलाकों में सूरज का पारा ऐसा चढ़ा है कि उतरने का नाम भी नहीं ले रहा। सिंध और बलूचिस्तान में सूरज आज भी आग बरसा रहा है। सबसे ज्यादा गर्मी नवाबशाह, सिद्दी, तुर्बत, लाड़काना, नसबेला में पड़ी, जहां दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। कराची में भी दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जी हाँ, गर्मी ने तो सबसे बारी बारी जो है ना वो नाम पूछने शुरू कर दिए हैं। हर बंदा गर्मी से परेशान है और एक अजीब सा मौसम हुआ है ना कि मतलब सुबह में थोड़ी सी ठंड होगी, फिर आफ्टरनून के टाइम पे जो है वो थोड़ी सी गर्मी लगना शुरू हो जाती है, फिर जो आफ्टरनून मिड जो आता है 3 PM पे वो ज्यादा गर्म होता है, फिर मतलब अजीब चल रहा है, 1 घंटा गर्म 1 घंटा तो थोड़ा नॉर्मल मौसम। और इस हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए बहुत से इकदाम भी बताए जा रहे हैं, तो जरूर उस पर अमल कीजिए और कोशिश कीजिए कि जरूरत अगर नहीं है तो घर से बाहर मत निकले ऐसे टाइम पर जब सूरज जो है वो बिल्कुल पीक पर है। पानी का इस्तेमाल और जो तमाम मशरूबात है उनका इस्तेमाल बहुत ढेर सारा कीजिए, क्योंकि गर्मी जो है वो अभी बढ़ेगी, अभी तो गर्मी शुरू हुई है। बिल्कुल, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। खैर, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका रैपिड रेसिपी में।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज यहाँ पर आपको खबर दें कि महकमा सेहत पंजाब ने मुजफ्फरगढ़ के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में नौमौलूद को बिल्ली के काटने के वाक़े का नोटिस ले लिया है। अस्पताल के एमएस डॉक्टर मोहम्मद समद को मुअत्तल करके तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। जी हाँ, महकमा सेहत के मुताबिक कमेटी 48 घंटे में गफलत के मुर्तकिब अफराद का तयन करेगी। आपको इस अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। डॉक्टर्स की गफलत कहें या फिर कुछ और, महकमा सेहत पंजाब ने मुजफ्फरगढ़ के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में नौमौलूद को बिल्ली के काटने के वाक़े का नोटिस ले लिया है। अस्पताल के एमएस डॉक्टर मोहम्मद समद को मुअत्तल करके तहकीकात का हुक्म भी दे दिया गया है और इसी हवाले से 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। जबकि महकमा सेहत के मुताबिक कमेटी 48 घंटे में गफलत के मुर्तकिब अफराद का तयन करेगी। और कितनी सैड न्यूज है कि एक न्यू बॉर्न बेबी है, उसको कैसे बिल्ली ने काट लिया। मतलब एमएस किधर है, स्टाफ किधर है, इसी हवाले से हम आपको गाहे बगाहे अपडेट करते रहेंगे। बिल्कुल, इस हवाले से जो भी अपडेट्स आएंगे आपको जरूर बताएंगे। तहकीकात तो स्टार्ट हो चुकी हैं। अब यस्टरडे टॉप स्टोरी आपको बताएंगे, पाक फौज की आला तरीन क़यादत ने वाज़े किया है कि भारतीय जासूस कुलभूषण जैसे रियासत दुश्मन अनासिर के हवाले से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारतीय जासूस कुलभूषण जादेव के हवाले से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, पाक फौज ने वादे कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत GHQ में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई। कॉन्फ्रेंस में कौमी सलामती और इलाकाई सूरत हाल पर गौर किया गया। मुल्क भर में जारी मरदम और खाना शुमारी में जारी ताउन और ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत कामयाब कार्रवाइयों को सराहा गया। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कामयाब ऑपरेशन रद्दुल फसाद पर फोर्सेज और इंटेलिजेंस इदारों के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ का कहना था कि इंडियन जासूस कुलभूषण जादेव समेत रियासत के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्वस अनासर के हवाले से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और अब अखबारात के एडिटोरियल में क्या कुछ लिखा गया है, इस पर नजर डालने के लिए हमारे साथ एज यूजुअल मौजूद है नफीस नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। क्या लिख रहे हैं दारिया? इदारिये बिल्कुल, ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं गैंगस्टर टर्न स्पाई। ये उज़ैर बलोच के हवाले से ये आर्टिकल आया है, एक एडिटोरियल है डॉन का, जिसकी एक लाइन पढ़ता हूँ पहले मैं कि एफिशिएंसी मस्ट नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ अ मिलिटराइजेशन ऑफ जस्टिस अगेंस्ट नॉन मिलिट्री सिटीजन्स। ये इदारिया कहता है कि उज़ैर बलोच की कहानी ने एक टर्न लिया है, एक बड़ा संगीन टर्न लिया है कि वो एक गैंगस्टर थे, पर क्राइम थे, अगवा के और उसके कत्ल के उस पर इल्ज़ाम थे, लेकिन अचानक उन पर जो है वो मुल्क की जासूसी का इल्ज़ाम लगा और फ़ौज ने उनको अपनी तहवील में ले लिया। इस कहानी से जो है ना, जो पजलिंग एस्पेक्ट्स दो जो हैं बड़े ज़बरदस्त, वो यही हैं कि एक गैंगस्टर को कैसे ऐसे हुआ कि वो एक जासूस बन गया, मुल्क दुश्मन अनासर से जा मिला। और दूसरा जो सवाल उठाया है एडिटोरियल ने वो ये कि रिपोर्ट्स को बेस बनाया कि कुछ रिपोर्ट कहती हैं कि वो ईरान बेस उसकी थी, इंटेलिजेंस थी, ये थी, वो इन्वॉल्व था। तो ईरान को इन्वॉल्व करना इस वाक़े में यानी कि रिपोर्टेडली ये कहाँ की मंतक है, और जब तक आपके पास इसके क्रेडिबल इसके क्राइम्स की जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हो जाती क्रेडिबिलिटी, उस वक्त तक आप जो है ये मुबहम रहेगा केस, क्योंकि अभी तक उसे इंडाइट नहीं किया गया, फर्द जुर्म आयद नहीं की गई है। तो जब तक उस पर फर्द जुर्म आयद नहीं होती वो मासूमी तस्वुर किया जाएगा। लेकिन स्टेट को बड़े एहतियात से चलना है, क्योंकि जो ये जासूसी के इल्जामात हैं इसमें ईरान की जो टाइज है पाकिस्तान की, वो लग रहा है कि जो हम जो रीअलाइनमेंट ऑफ जो रिलेशनशिप होने जा रही है, ऐसा तो नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि वो सबको ऑन बोर्ड ले और जो जो उसके इल्जामात हैं उसे बताए कि उज़ैर बलोच ने क्या किया है। बिल्कुल। अच्छा नफीस साहब, उज़ैर बलोच के हवाले से जब भी बात होती है तो डेफिनेटली उसको जो है पीपल्स पार्टी से भी उसके कनेक्शंस जोड़े जाते हैं कि जी पीपल्स पार्टी से उसका कोई कनेक्शन है। अगर तो उज़ैर बलोच ने जितने भी जो बयानात दिए हैं, जो भी तहकीकात है, उसके वो तमाम बयानात अगर सही साबित हो जाते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है ओवरऑल इसको डिफेंड कैसे करेगी? मतलब उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात नहीं हो जाएंगी? देखिए ये बात तो है कि अगर उज़ैर बलोच के लिंक जो है लाज़मी बात है, इन्वेस्टिगेशन होगी तो टोटली डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टिगेशन कि वो कहाँ जाती है और कौन कौन से लोग उसमें मुलव्वस होते हैं। क्योंकि अभी बातें आ रही थी कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने उन्हें बाद में भी क्लेम किया कि मेरा बेटे की तरह है ये, मैं तो ये जितने भी स्टॉलवर्स चाहे पीपल्स पार्टी के हों या कोई भी सियासी तंजीम के हों, उन पर जाएगा तो कानून अपना जो है वो उस पर कानून का अमल दरामद होगा उस पर। लेकिन अगर हम इस किस्म के बड़े जराइम को ना पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं तो इनकी इंटेंसिटी कम
हो जाती है। हाँ। ये भी मद्देनजर रखना पड़ेगा, लेकिन पीपल्स पार्टी को भी अपने आप को क्लियर करने की जरूरत है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए। बिल्कुल हफीज साहब, और अभी जो तहकीकात की जा रही हैं और अभी जो स्टार्ट हुआ ही है ये तहकीकात, तो पीपल्स पार्टी के भी बहुत बड़े बड़े नाम जो है वो उज़ैर बलोच ने ले लिए हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उन तमाम को मुस्तरद तो कर दिया है, लेकिन साथ साथ ये भी कहा है कि अगर किसी की पकड़ हुई तो वो जुल्फिकार मिर्जा ही होंगे जो इस मामले की में पकड़ आ सकती है जिनकी। लेकिन ओवरऑल अभी हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की सिचुएशन इस वक्त काफी मुश्किल में आ रही है, और अब जो मजीद बयानात सामने आ रहे हैं, मजीद जो चीजें अनफोल्ड हो रही हैं, तो उसके बाद चीजें बड़ी डिफरेंट हो जाएंगी। अगला इदारिया किस हवाले से? जी, एक और इदारिया हम बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है इंसानी आज़ा की गैर कानूनी फरोख्त। ये जंग का इदारती नोट है, और इस पे हमने पहले भी चीज़ों को डिस्कस किया। अभी एक इमरान नामी बुध के रोज एक अदालत में सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई थी पेवंदकारी की, तो जज ने सवाल किया था कि भाई इमरान नामी बंदे का तो गुर्दा इस्लामाबाद में निकाला गया, मुझे अस्पताल का नाम बताएं कौन है। उन्होंने रिपोर्ट, IG की जो रिपोर्ट थी इस हवाले से इंसानी आज़ा की पेवंदकारी और उसके गुर्दों के निकालने के हवाले से, उसको मुस्तरद किया और 15 दिन उनका टाइम दिया, 6 हफ्तों के अंदर दोबारा रिपोर्ट दी जाए। लेकिन असल सवाल ये किया कि गुर्दा इस्लामाबाद में किसी अस्पताल में निकाला गया था ना, खला में नहीं था। पुलिस की SSP साजिद कियानी के मुताबिक जो है वो अस्पताल का मालूम नहीं हो रहा कि कहाँ निकाला गया। लेकिन ये बात क्लियर है कि 2000 सालाना गुर्दे निकाल दिए जाते हैं गैर कानूनी तरीके से लोगों के, और खासकर इस्लामाबाद में बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में ये कारोबार हो रहा है। बेंगलोर के अंदर हो रहा है। ME खासकर मिडिल ईस्ट के लोग आते हैं, एक डॉक्टर 2 ऑपरेशन डेली कर रहे हैं। ये ऑर्डिनेंस पास हुआ 2007 में, हमने देखा कि प्रोमलगेट किशन के बाद 2010 में ऑर्डिनेंस आया, भी कुछ कमी आई, लेकिन उसके बाद दोबारा से ये माफिया ने सर उठाया और अब गैर कानूनी गुर्दों की जो है वो। इसी हवाले से एडिटोरियल भी आया है कि ये जो भी ट्रैफिकिंग हो रही है इस तरीके से ह्यूमन आज़ा की, ये नहीं होनी चाहिए, और डेफिनेटली इसके ऊपर क्रैकडाउन भी होगा। बहुत शुक्रिया नफीस नईम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने हमसे बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आज डिस्कस किए। सो मैं यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे। डिजाइनर जोहा से जो डिजाइन की साड़ियां तैयार करती हैं, वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है EFU लाइफ एश्योरेंस के ग्रुप मैनेजर रेहान अनवर। आप 18 साल से इस इदारे से मुंसलिक हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। अस्सलाम वालेकुम रेहान सर, कैसे हैं आप? आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र। प्लेजर टू हैव यू हियर। और बहुत अहम मौजू है जिसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि इसका पेनिट्रेशन बिल्कुल 0.5% है। लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है। सबसे पहले तो आपके हवाले से, आपकी कंपनी के हवाले से हम जानना चाहेंगे कि EFU लाइफ की इस साल की अचीवमेंट्स मेजर क्या रही, किस तरह का ये साल ओवरऑल गुजरा आप लोगों का? थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा, फिर अपनी कंपनी का शुक्रिया अदा करूँगा कि मुझे इनवाइट किया यहाँ पर और मुझे बात करने का मौका मिला। 2016 EFU लाइफ का एक बहुत अच्छा साल रहा। वी हैड मेजर माइलस्टोन हमारा था कि हम अपनी बिल्डिंग के अंदर न्यू बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए, और विच इज़ बिग अचीवमेंट। 1.5 कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बिल्डिंग है, 1.5 बिलियन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बिल्डिंग है। और अब चूंकि ब्रांड है, EFU इज़ अ वेरी बिग ब्रांड, और जब हम बात करते हैं पीपल बिलीव व्हाट दे सी। अब हम बात करते हैं, पहले हम बात कर सकते थे कि हाँ जी दिस इज़ द कंपनी, दिस इज़ द प्रोडक्ट। नाउ वी कैन से दैट यस दिस इज़ द बिल्डिंग, वो कंपनी है। अब आप जाएं, अगर हमारी बिल्डिंग को देखें तो दैट बिल्डिंग हैज़ नाउ बिकम द लैंडमार्क। और जब आप बात करते हैं इंश्योरेंस कंपनी की और EFU लाइफ का जब नाम आता है, तो जब आप उस रोड पे जाते हैं, कुरंगी रोड पे, तो देन यू सी यस दिस इज द बिल्डिंग एंड दिस इज द वेरी हाई स्टैंडर्ड। इट्स वेरी ह्यूज। अच्छा सर, थोड़ी स्ट्रेटजी की बात हो जाए, प्लानिंग की बात हो जाए। डेफिनेटली कोई भी कंपनी प्लान होती है तो उसकी प्रॉपर प्लानिंग होती है। इस वक्त सबसे ज्यादा फोकस, गोल्स आपके, अचीवमेंट्स क्या हैं, किस चीज़ के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है कंपनी? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ी सी अचीवमेंट्स की अगर बात करूं तो ये हमारी बिल्डिंग और तकाफुल ऑपरेशंस और जितनी प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च की, इनके अलावा मेनली जो हमारी अचीवमेंट्स लास्ट ईयर रही, उसमें हमारे पास ब्रांड इक्विटी अवार्ड है, कंज्यूमर चॉइस अवार्ड है, कॉर्पोरेट एक्सलेंस अवार्ड बाय मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, और डिफरेंट किस्म के ISO 9000 सर्टिफिकेशन है, ये हमारी कंपनी के पास है। अब अगर हम अपनी प्लानिंग और आगे फोकस को देखते हैं तो
बेसिकली हमारी EFU लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी कंपनी है कि जिसका फोकस हमेशा से रहा है टेक्नोलॉजी की तरफ। और जैसे जैसे मैं आपने बताया कि आई हैव बीन इन दिस कंपनी फॉर लास्ट 18-19 ईयर्स, तो जैसे जैसे ट्रेंचेस आते रहे टाइम के और हम देखते रहे और आगे चलता रहा, तो टेक्नोलॉजी भी बहुत फोकस रहा। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम मोबाइल पोर्टल्स हैं हम लेकर आए, इजी पैसा टेलीनॉर के साथ हमारा मर्जर हुआ, और उसके बाद एक मोबाइल ऐप है जिसके अंदर हमारा यूजर जो है वो अपनी कोई भी पॉलिसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही कैन गेट कनेक्टेड टू द कंपनी थ्रू दैट मोबाइल ऐप, और अपनी पॉलिसी की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इजी पैसा के थ्रू प्रीमियम पे कर सकते हैं। नादरा ई सहूलत के थ्रू हमने एक उनको पार्टनर किया अपने साथ, और हम उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो नाउ द पेमेंट एंड द इंफॉर्मेशन एंड गेट कनेक्टेड विद द कंपनी हैड बिकम वेरी इजी नाउ फॉर नॉर्मल यूजर्स। हमारे छोटे पॉलिसी होल्डर्स से लेके बड़े पॉलिसी होल्डर्स तक बहुत आसान हो गई है ये चीज। अच्छा निहाल साहब, आप लोगों ने बहुत सी कैंपेन्स भी इस हवाले से लॉन्च किए हैं। एक आप लोगों की कैंपेन जो अभी पिछले 4 सालों से बड़ी सक्सेसफुल जा रही है, 360 डिग्री कैंपेन। तो मैं इस बारे में पहले तो जानना चाह रही हूँ कि इसके पीछे बिग आइडिया क्या था इस कैंपेन को चलाने का, और पिछले सालों की निस्बत इस साल किस तरह से डिफरेंट है? अच्छा देखिए, आज से 4-5 साल पहले ऑलमोस्ट हमारी कंपनी ने, हमारे मीडिया पार्टनर्स जो थे, कैंपेन पार्टनर्स जो थे, उन्होंने एक कैरेक्टर डेवलप किया। उस कैरेक्टर का नाम था कमाल। और वो कमाल एक कैरेक्टर था, उसको हमने इस तरीके से बेसिकली लिंक किया है एक फैमिली हेड के तौर पे कि कमाल एक फैमिली हेड ऑफ द फैमिली है, एंड ही प्लान्स एवरीथिंग वेरी वेल फॉर द फैमिली, जिसमें तमाम शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म प्लानिंग आती है। यानी अगर बच्चों की हायर एजुकेशन है, मैरिज है, और आगे आने वाले वक्तों में जो है वो उसको फाइनेंशियल की ज़रूरत है, फाइनेंसिस को प्लान करने की ज़रूरत है, और ये सारी चीज़ें उसने प्लान की। वो एक ऐसा कैरेक्टर डेवलप किया और फिर उसी कैरेक्टर को आगे लेके चले नेक्स्ट ईयर्स। फिर हमने बीच में कमाल की जीत के हवाले से जो कैंपेन है जिसके बारे में भी आप बात कर रहे हैं, इसका आइडिया इतना डिफरेंट आइडिया, मतलब इतनी डिफरेंट कैंपेन कैसे स्टार्ट करने का आइडिया है कि यार एक सेल्फ मेड मैन है उसके ऊपर कर लिया जाए, किस तरीके से, क्या आइडिया? बेसिकली ये आइडिया कमाल का कैरेक्टर डेवलप करना और उस कमाल की जीत और ये सब, ये आइडिया बेसिकली ये था कि वी आर एक्चुअली टॉकिंग टू डायरेक्टली टू द फैमिली हेड, और वो डायरेक्ट हम उनको हिट करना चाहते हैं, उनको एड्रेस करना चाहते हैं कि इफ आई एम द फैमिली हेड, और मैं उसके बाद मेरे पास होना चाहिए सारा प्लान। लोग BC डालते हैं, आपने देखा होगा, सेविंग्स करते हैं, DSCs खरीद रहे हैं, कुछ छोटा मोटा प्लॉट खरीद के रख लिया अपने मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए, ताकि आगे उसको लिक्विडेट करें और अपने फैमिली की जरूरियात को, फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करें। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमने उसको एड्रेस किया कमाल को, फैमिली हेड को, और हमने उनको ये बताने की कोशिश करी इस एड के अंदर कि आपकी आज की तैयारी आपकी कल की जीत हो सकती है, वे यू हैव टू प्लान बेसिकली। क्योंकि अब थोड़ा सा इसके अंदर पीछे बैकग्राउंड में आइडिया ये है, अगर हम उसको वर्ड्स में दें, ये सारा पिक्चर्स, और इट वाज वेरी गुड एडवर्टाइजमेंट, आई लाइक्ड इट पर्सनली, मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज हम लोग खुद भी अवेयर नहीं थे उस वक्त जब ये आ रहा था एड मार्केट में, न्यू एड। तो उसमें ये था कि आपको अपना शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म सारी चीजें प्लान करनी है। आप इंश्योरेंस लें या ना लें, आपको अपना किचन एक्सपेंस रन करना है, आपको अपने बच्चों की आज से 10 साल बाद, 12 साल, 15 साल के बाद उनके हायर एजुकेशन, मैरिज के लिए पैसा चाहिए होगा, और फिर आपको अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए, वंस यू गेट टू द रिटायरमेंट एज, आपको एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए अच्छा अमाउंट चाहिए होगा, जिससे आप अपनी लाइफ को नॉर्मली कैरी ऑन कर सके। अभी जो चीजें आपने डिस्कस की है, ये ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आपकी प्लानिंग, प्री प्लानिंग होने की बहुत जरूरत है, और जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है वो बेसिकली यही काम करती है। लेकिन लोगों के अंदर इस हवाले से हमने देखा कि अवेयरनेस बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे कि अभी मैं इस डिस्कशन के स्टार्ट में आपसे बात करी थी कि पेनिट्रेशन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 0.5 है, लोग तो इस हवाले से अवेयर ही नहीं है। तो कंपनी क्या स्टेप्स ले रही है ताकि लोगों के दरमियान अवेयरनेस क्रिएट कराई जा सके, और आप क्या समझते हैं कि कितना मार्जिन है, कितना एरिया इसमें हम कवर कर सकते हैं? लेकिन जैसे हम डिस्कस कर रहे थे अभी, इस वक्त टोटल पॉपुलेशन का 0.5% लोग ऐसे हैं जो इंश्योर्ड हैं, विच इज वेरी लो, फेयरली लो, वेरी वेरी सैड। आई मीन हमारे यहाँ थोड़ा सा पाकिस्तान के अंदर अगर मैं कहूँ, हमारे लोग जो है वो सेविंग माइंडेड नहीं है, या यूं कह लें कि प्रायोरिटीज में ये चीज नहीं आती। आज आप एक इंश्योर गाड़ी लें, नई गाड़ी लेते हैं, आपके जहन में पहले ख्याल आता है कि जी आपको उसका इंश्योरेंस करवाना है, अगर गाड़ी छिन गई, अगर गाड़ी लग गई, एक्सीडेंट हो गया, कोई बड़ा लॉस हो गया, सो वी कैन कवर दैट लॉस थ्रू इंश्योरेंस कंपनी। बट हम वी डोंट पे अटेंशन टू आवर फाइनेंशियल प्लानिंग कि अगर मैं जो कितनी गाड़ियां खरीद सकता हूँ, मेरी लाइफ
कितनी इंपॉर्टेंट है, इफ समथिंग हैपेंस व्हाट विल हैपन टू माय फैमिली। तो अब वो 0.5 की पेनिट्रेशन के लिए हमारी कंपनी जो काम कर रही है, हमारी कंपनी ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडवर्टीजमेंट्स पे काम किया, कैंपेन पे काम किया और लोगों को अवेयरनेस देने का काम किया। इसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा अवेयरनेस जनरेट करने के लिए, चूंकि देखें ये हमारा लक है कि हम पाकिस्तान जैसे कंट्री में हैं जहां लोग सेविंग माइंडेड नहीं है। हमें एजुकेट करना है लोगों को, एजुकेशन बहुत बड़ा चैलेंज है। अब देखिए 2 से 3 लाख रुपए में आज एक बच्ची की शादी होती है नॉर्मली, कम से कम 2 से 3 लाख रुपए में गरीब से गरीब फैमिली में इतने पैसे भी खर्च होते हैं और उसके बाद स्काई इज द लिमिट, देयर इज नो लिमिट, आप जितना आगे चले जाएं। तो उससे होगा ये कि जैसे मैं प्लान करूंगा वैसे मैं आगे बढ़ूंगा, जैसे मैं प्लान करूंगा दैट्स हाउ वी विल। शादी हो जाएगी, मैं 2 लाख की शादी करूंगा या मैं एक बड़े स्केल पे करूंगा, मैं अपनी फैमिली के लिए एक लेगेसी छोड़ के जाऊंगा, जबरदस्त लाइफ छोड़ के जाऊंगा। यस ये है, अब ये डिपेंड्स कि मैं कैसा प्लान करता हूं। तो हमने जो एड्रेस किया वो फैमिली हेड को किया कि इफ यू प्लान वेल योर फैमिली विल बी गुड, बिकॉज इंश्योरेंस ली जाती है उन लोगों के लिए जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनसे प्यार करते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे मोस्टली ये होता है कि ज्यादातर जो इंश्योरेंस करवाई जा रही होती है इंश्योरेंस वो गाड़ियों की हो रही होती है। अच्छा EFU की ही बात करते हैं। EFU इंश्योरेंस जो है वो डेफिनेटली 18 साल हो गए हैं इसको अपना काम करते हुए, सर्व करते हुए 25 ईयर्स हो गए, ठीक है, सर्व करते हुए। तो अब लोगों का रिस्पांस कैसा है और ओवरऑल इस तरह की इंश्योरेंस कंपनीज को आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान में इनका क्या फ्यूचर है और क्या किरदार है? देखिए इस वक्त 25 ईयर्स में माशाल्लाह EFU has always been very good in the products and services और हमारी कंपनी जो always अगर आप देखें प्राइवेट सेक्टर के अगर हम पार्ट देखें तो हमारा 60% पार्ट आज भी है इन प्राइवेट सेक्टर और इसमें मैं सेल्स प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ, मार्केट क्लाइंटेल प्रोस्पेक्टिव। आज भी हम 2.5 मिलियन प्लस लाइफ्स को इंश्योर कर रहे हैं और जो रोल है लाइफ इंश्योरेंस का इस वक्त बहुत फेयरली लो है, 0.5% मार्केट में पेनिट्रेशन है। अब तमाम लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा काम ये होगा कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, अपनी मीडिया कैंपेन्स को यूज़ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फील्ड फोर्स के थ्रू, बिकॉज हमारे पास डिफरेंट चैनल्स हैं, उसके थ्रू हमारा काम है। हमारा मेन चैनल है इंडिविजुअल लाइफ का कि जिसके अंदर वी हैव गॉट 200 ब्रांचेस ओवर 200 सिटीज़ और उसके अंदर 4000 लोग हमारे काम कर रहे हैं। यू कैन टॉक टू आवर पीपल। इसके अलावा हमने इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए वी आर इंक्रीजिंग आवर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, जिसके अंदर बैंक इंश्योरेंस का एक चैनल है जिसके अंदर वी हैव गॉट 16 लीडिंग बैंक्स पार्टनर विद अस। हम उनके साथ अपना शेयर कर रहे हैं अपने बिजनेस को, अपने लोगों की अवेयरनेस को। इसके अलावा हिमाया का जो तकाफुल विंडो ऑफ ऑपरेशन तकाफुल हमने स्टार्ट किया, पहली कंपनी पाकिस्तान में, वो भी हमारी एक अचीवमेंट थी 2015 की। और इसके अलावा हम कॉर्पोरेट एंटिटीज को भी ग्रुप लाइफ के थ्रू कैप्चर कर रहे हैं। तो वी आर ट्राइंग टू टॉक टू पीपल। अब इसमें सबसे ज्यादा अहम रोल हमारा तो बिजनेस कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी जगह पर मार्केटिंग और कैंपेन्स अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन SCCP जो हमारे रेगुलेटर हैं उनका रोल बड़ा क्रिटिकल है। SCCP ने अभी एक बहुत अच्छा काम किया, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जमा पूंजी के नाम से एक प्लान था which was basically to educate people on the financial literacy. This was very important for them कि उनको बताया जाए, छोटे प्रोड्यूसर्स को, छोटे इन्वेस्टर्स को, बड़े इन्वेस्टर्स को, कि ये कैसे how you can make investments in the market, कौन कौन से सेक्टर्स अवेलेबल हैं आपके पास, उन सेक्टर्स में इंश्योरेंस का क्या रोल है और प्योर इन्वेस्टमेंट का क्या रोल है। बिकॉज आप जब हमारे पास आते हैं तो नाउ अब आज की तारीख में इस साल अगर मैं बैठकर बात करूं, खास करके पर्टिकुलरली 16 और 17 को डिस्कस करें, तो EFU इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट, प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें एक साथ एक वन विंडो आपको ऑपरेशन। और इस एक हमारे पास प्रोडक्ट मेन्यू में नाउ यू हैव गॉट एवरीथिंग। वी आर फोकसिंग ऑन इन्वेस्टमेंट एज वेल। तो ये इस तरीके से अवेयरनेस बढ़ रही है आगे और इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ थे रेहान अनवर साहब, और एक अहम मौजू था जो हमने आज कोशिश की कि लोगों के दरमियान इस हवाले से अवेयरनेस क्रिएट की जा सके, और EFU लाइफ इंश्योरेंस डेफिनेटली इस हवाले से बहुत काम कर रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। तो जनाब, शो में यह वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे आपको
वेल जनाब, इतनी बातें चल रही हैं इस वक्त साड़ी के हवाले से कि हम यही भूल गए कि वापस आने का भी वक्त हो चुका है। साड़ी एक ऐसा रवायती पहनावा है जो फैशन की बदलती रुतों के साथ नहीं बदलता, बल्कि हमेशा से ही हम देखते हैं कि हमारे कल्चर का हिस्सा भी रहा है। खसूसन मशरिक में इस पहनावे की मकबूलियत रोज अव्वल की तरह कायम दायम है। क्या बात है जनाब, साड़ी की कशिश और जाज़बियत ने जनूबी एशिया से जुनूब मशरिकी एशिया तक खवातीन के दिलों में घर कर रखा है। लेकिन ये साड़ी कैसे डिजाइन होती है और इसमें कितनी मेहनत लगती है, ये बताएंगी आपको जोहा। आइए सुनते हैं। देखा जाए तो हमारी सोसाइटी में जो है साड़ी को एक अहमियत हासिल है। लेडीज पसंद करती हैं साड़ी पहनना, जैसे कि शेफून पे या नेट पे हम बनाते हैं तो उसको लोग पसंद करते हैं। तो इससे एक ग्रेसफुल लुक आता है एक लेडी के ऊपर साड़ी वियर करने में। हमारे पास लोग आते हैं कि साड़ी के हवाले से कि साड़ी चाहिए, उनकी नीड होती है, तो उनकी नीड के ऊपर अगर उनको नेट फैब्रिक के ऊपर साड़ी पसंद है तो हम उसके ऊपर फिर उनको काम करके देते हैं। फिर उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि उनको साड़ी प्लेन वेयर में चाहिए या उनको ब्लाउज पे ज़्यादा काम चाहिए, तो उसी हवाले से अगर वो ब्लाउज पे काम मांगते हैं तो उसके ऊपर हम फिर बीट सीक्वेंस का काम उस पर कर देते हैं और नेट पे हल्का सा कोई लेस का और इस तरह का काम करके उनको देते हैं, तो उसका बड़ा अच्छा लुक आता है। साड़ी पहनना लेडीज पसंद करती हैं, स्पेशली कोई इवेंट हो, जैसे शादी ब्याह की तकरीर में, स्पेशली वलीमा रिसेप्शन जब होता है तो उसमें ज़्यादा जो है डिमांड होती है साड़ी की। कुछ लेडीज ग्रेसफुल लगने के लिए जो है साड़ी वेयर करती हैं ज़्यादा अपनी सोसाइटी में। जैसे ज़्यादा साड़ी का जो यूज़ है हमारी अपर सोसाइटी में जो, तो वो ज़्यादा है, तो उसमें लोग चाहते हैं कि जैसे उनको वो साड़ी अवेलेबल हो जो कैजुअल में भी यूज़ कर सकें, तो उसमें हम फिर सिल्क में भी साड़ी प्रोवाइड होती है हमारे पास, और जो है प्लेन शेफून में भी हम साड़ी बनाते हैं। अब जैसे साड़ी जो है वो एक तरीके से नहीं बनती, मोस्टली ये होता है कि ज़्यादातर हम लोग जो है वो बेल बना के और एक पल्लू साइड पे लेते हैं। ये कभी कभार साड़ी की मतलब अपीयरेंस भी डिफरेंट स्टाइल में लोग चाहते हैं कि जैसे पीछे से पल्लू आगे आ जाए और जो है मतलब कोई दुपट्टे की तरह स्टाइल लेना चाहता है, तो उसकी भी मतलब साड़ी की एक लुक नहीं है, उसकी भी बहुत ज़्यादा अपीयरेंस है, तो लोग पिक्चर्स ले लेकर आते हैं कि हमें इस तरह स्टाइल में बनानी है। मोस्टली उन लेडीज के ऊपर साड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है जो थोड़ी सी टॉल हो और जो है थोड़ी स्मार्ट और स्लिम हो। थोड़ी हेल्दी मूवमेंट से भी साड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जो थोड़े कद जिनके छोटे होते हैं उनके ऊपर साड़ी का लुक जो थोड़ा अच्छा नहीं आता है, लेकिन उनको अगर वो हाई हील के साथ साड़ी पहने तो फिर वो उस पर उनको अच्छा लगेगा। साड़ी क्योंकि दरअसल एक इंडियन कल्चर है, हमारे इंडिया से साड़ी यहाँ पाकिस्तान में आई है और लोग उसी को फॉलो करते हैं, तो लेकिन उसको यहाँ पाकिस्तान के हमारे कल्चर के हिसाब से उसको वियर किया जाता है। तो उसमें ये होता है कि लोग उनको पसंद करते हैं कि जैसे इंडिया से किसी की कोई पिक्चर है या कोई साड़ी है तो उसको पसंद करेंगे और फिर यहाँ पर उसको बनाएंगे। तो उसको हम थोड़ा सा करते हुए फिर उसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, जैसे ब्लाउज में थोड़ी चेंजिंग कर देते हैं, और जैसे डिमांड होती है हमारे जो क्लाइंट है उसकी जो डिमांड होती है उसके हवाले से फिर हम उसको बनाते हैं। इस रिपोर्ट में भी आपने देखा कि कितने मुख्तलिफ तरह की साड़ियां थी, कोई शिफॉन की थी तो कोई नेट की थी। तो साड़ी के हवाले से मजीद बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ टूरिज्म में मौजूद है अंबर सिद्दीकी, जो कि बहुत अच्छी डिजाइनर है और खास तौर पर साड़ी बहुत अच्छी बनाती है ऑर्डर पे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड मॉर्निंग।
बिल्कुल ठीक है। आप लोग अंबर, अभी हम ओवरऑल डिस्कशन कर रहे हैं साड़ी के ऊपर, और जब से साड़ी ही कर रहे हैं, ये बताएं कि जब हम पाकिस्तानी जितनी भी हमारी खवातीन है, लड़कियां हैं, जो भी हैं, हम बड़े शौक से खरीद तो लेते हैं किसी पार्टी वेयर के लिए कि जी ड्रेस कोड है, सारी दोस्तें पहन के आ रही है तो हम भी पहनेंगे, लेकिन उसके बाद हमसे पहनी नहीं जाती और हमें कैरी नहीं होती, और हम उसको कहते हैं ठीक है इसकी कुर्ती बना लेंगे, कुर्ती बना लेंगे। बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि साड़ी लेने से पहले आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है कि आपका मटेरियल कैसा है, कौन सी चीज आप पे सूट करेगी। फिर हम लोग, क्योंकि बीइंग मुस्लिम, हम लोग क्या नहीं होता कि बहुत ज्यादा आपका पेट नजर आ रहा है या आप जो है वो बहुत मतलब एक्सपोज हो रहे हैं, तो इस वजह से शिफॉन की साड़ीज और जैसे शामोज है, इस किस्म के जो कपड़े जो थोड़े से थिक मटेरियल में आते हैं, उसकी अगर साड़ी हम लोग कैरी करेंगे वो ज्यादा अच्छी लगती है कंपैरेटिवली। जैसे आजकल नेट बहुत ज्यादा इन हुआ है, तो नेट का मैं जब डिजाइन करती हूँ और मेरे पास कुछ कस्टमर्स आते हैं जो बहुत बल्कि होती हैं और छबी होती हैं और उनको पहनना होता है साड़ी, तो फिर मैं उनके साथ ये करती हूँ कि उनको नेट भी चाहिए, तो फिर उसके हिसाब से उनको डिजाइन कर देते हैं, जैसे नीचे शामोस लगा के नेट का पल्लू दे देते हैं, तो वो के आपका जो ये वाला पोर्शन होता है वो कवर हो जाता है। तो साड़ी का यही है कि इसको लेने से पहले इसकी चॉइस बहुत जरूरी है कि वो कैसे और उससे भी पहले अपनी फिजिक देख लेनी चाहिए कि आपके ऊपर सूट करेगी। ये बड़ा कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ कि जी मिसकंसेप्शन है। मैं तो ये कहूंगी कि साड़ी जो है वो सिर्फ स्लिम लड़कियों पे अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है। साड़ी चबी लड़कियों पे भी बहुत अच्छी लगती है, जो फीमेल चबी होती है उन पे भी अच्छी लगती है, क्योंकि आप मतलब कैरी नहीं करना आ रहा होता है, क्या करे इतना लंबा। मेरी नानी कहा करती थी साड़ी के हवाले से कि साड़ी तो तेरी नानी पहना करती थी, तो क्या साड़ी पहनती है। पुराने जमाने में वो हम देखते थे कि बनारसी साड़ियां उस टाइम पे इतनी ज्यादा लोग पसंद करते थे, पहनते थे, और उनका प्रॉपर पहनावा होता था। कोई भी इवेंट है, कोई भी त्योहार। बनारसी में भी बहुत सारी क्वालिटीज आती है ना, जो कांजीवरम की एक साड़ी होती है बनारसी, बहुत वो सॉफ्ट मटेरियल होता है, और कुछ हम लोग बनारसी देख के खरीद तो लेते हैं मार्केट से, मगर वो पहनने के बाद वो इतनी भूल जाती है क्योंकि वो प्योर पे नहीं बनी हुई होती है, और बहुत सारी इस तरह की चीजें हो जाती हैं। अच्छा अंबर, अगर अब क्योंकि आप डिजाइनर हैं तो सबसे पहले मैं आपसे टिप पूछूंगी कि मुझ जैसे या बहुत सारी ऐसी लड़कियों को परफेक्ट साड़ी बांधनी है, तो सबसे पहले तो वो फैब्रिक कौन सा चूज करें जो मतलब क्योंकि पहली दफा बांध रहे हैं तो डेफिनेटली वो उनसे हैंडल हो जाए, और किस तरह की टिप देंगी कि वो कैरी हो जाए उनसे? अच्छा, जैसे आप लोग की फिजिक है उस हिसाब से तो देखो हर फैब्रिक है वो चल जाता है, ठीक है ना। और लेकिन कुछ होती है ना सिल्की बनारसी, वो फिसल रही होती है, बिल्कुल। और उसका एक बहुत अच्छा तरीका है, अगर आप जो है वो साड़ी इस तरह से पहने तो दूसरी तरफ से पल्लू इस तरह आप क्या हो गया, इधर से पहने उधर नहीं, पल्लू इस तरफ से आप अगर दूसरी तरफ से ले ले तो एक बहुत डिसेंट लुक भी आ जाता है, और जो है या नीचे से आप बिल्कुल मोबाइल फोन कौन से हाथ में फिर आप पकड़ेंगे, मोबाइल फोन आप क्यों करके कैरी कर सकते हैं ना, पल्लू के साथ भी कोई ऐसा इशू नहीं होगा जी। तो इस तरह के मतलब ये कि स्लिम लड़कियों पे तो हर ही चीज अच्छी लगती है, और ये कि साड़ी के साथ मस्ट वेयर हील्स। हील्स के बगैर बाज लोग बिल्कुल फ्लैट चप्पलें पहनी हुई होती हैं और उसके ऊपर साड़ी पहन लेती हैं, तो उसका कोई लुक ही नहीं आता। जी, ये बताइएगा अम्बर कि यूथ में आजकल हम देख रहे हैं कि ज्यादातर जब भी आप किसी फंक्शंस की बात करें तो वहां पर हम घाघरा, चोलीज, इस टाइप की चीजें देख रहे हैं जो कि बहुत इन हो गई हैं, लेकिन साड़ी जो कि बड़ा जबरदस्त ट्रेडिशनल से ड्रेस है, लोगों के दरमियान बड़ा कम हो गया है, स्पेशली यूथ जो हम जैसे लड़के कम पहनती है और पसंद भी नहीं करती, और ज्यादातर इसको रिलेट कर दिया गया है कि जब तक आप मैरिड नहीं होंगे तब तक आप नहीं पहनोगे। ये इसीलिए नहीं, क्यों हमारी जो बड़ी बूढ़ियां घरों की होती हैं, बुजुर्ग लोग, वो यही कहते हैं कि जी साड़ी जो है वो शादी के बाद पहनना, शादी से पहले साड़ियां बिल्कुल। मगर अब तो ये कि ड्रेस कोड हो गया, अब इवन के स्कूल के और कॉलेजेस के जो फंक्शंस होते हैं उसमें भी साड़ी वही तो मैंने कहा ना कि दोस्तों के दरमियान ड्रेस कोड होता है, तो फिर वो आप जा रहे होते हैं। बस ये कि आप पे कैरी करने पे बात है कि आप किस तरह से जिन लोगों का बॉडी मास इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, थोड़े बल्की होते हैं, थोड़े हेल्दी होते हैं, उन लोगों को किस तरह की साड़ी पहननी चाहिए? बिकॉज फैशन में तो आजकल हम देख रहे हैं कि नेट की साड़ियां इन है, उसके अलावा शिफॉन की साड़ियां इन है, लेकिन जिनकी बॉडी थोड़ी इस तरह की है वो पे क्या पहने? अच्छा, जिनकी बॉडी इस तरह की पहने, कोई फैशन करना किसी के लिए भी मना नहीं है, सब करें, और साड़ी तो वैसे ही आपको पूरा कवर कर
लेती है, ऐसी बात नहीं। वही मैंने बताया कि शामोस की, सिल्क की, इस किस्म की साड़ीज पहने वो, और काम बहुत वर्क जो हो वो उस पर बहुत लाइट हो, क्योंकि जितना ज्यादा आपने वर्क किया हुआ उतने आप एनहांस होते हैं और उससे ज्यादा आप मोटे लगने लगते हैं। जी बिल्कुल। तो मतलब ये नहीं कि आप कह रही हैं कि जो प्लेन सारीज होती हैं वो ज्यादा अच्छी लगती हैं अगर आप फुल स्लीव्स, क्योंकि साड़ीज के साथ फुल स्लीव्स ब्लाउज बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये कि वो बनस्पत इतनी हाफ स्लीव्स के या क्वार्टर स्लीव्स के नहीं, फुल चल रही है, फुल स्लीव्स के साथ साड़ी बहुत अच्छी लगती है और उसमें आप मतलब कवर भी हो जाता है तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा चबी लोगों को। अच्छा अंबर, क्योंकि साड़ी के बारे में बिल्कुल एक बात, बिल्कुल एक माइंड सेट है कि जी ये तो इंडिया का ट्रेडिशन है डेफिनेटली, और इसको वहाँ पे बहुत ज्यादा वेयर किया जाता है, वो लोग बहुत यूज्ड टू भी हैं, डेफिनेटली उनका ट्रेडिशन है। तो ये बताएं कि जब ये सारी डिजाइन हमारे पाकिस्तानी डिजाइनर करते हैं तो वो क्या चीज अपने जहन में रख के करते हैं कि यार ये हमारे यहाँ की यूथ्स ने पहननी है, हमारी खवातीन ने पहननी है, इसमें हम थोड़ा सा ये डिफरेंट कर लें? हाँ बिल्कुल, वही वाली बात मैं कह रही हूँ ना कि हम लोग अगर जैसे कंपैरेटिवली हम इंडियन फीमेल्स के देखें, हम लोग की ना इतनी ज्यादा हम लोग टॉल हाइट होती है ना, हम लोगों की वो क्योंकि उनकी डिजाइनिंग होती है, डोरियां होती है, ये होता है बिल्कुल, और वो बहुत लीन होती है, तो वो कोई भी अगर फैब्रिक लेना चाहती है तो उसमें हमको ये चीज बहुत ज्यादा, अब आपने देखा होगा पाकिस्तान में बनारसी साड़ी का ट्रेंड कम है, कंपैरेटिवली काम वाली साड़ियां ज्यादा चलती हैं, वो इसी वजह से कि बनारसी साड़ी में ऑलरेडी आप थोड़े से मोटे लगते हैं। सही जी। अच्छा तो ये बताएं, आप जब साड़ी डिजाइन करती हैं तो सबसे पहले कौन सा कलर आपके दिमाग में आता है कि यार साड़ी में पहनूंगी या किसी के लिए बना रही हूँ तो मैं ये कलर मुझे बड़ा डेलिकेट लगता है? मरून, प्लम, ये जो कलर्स ब्लैक, मरून, प्लम, बॉटल ग्रीन साड़ी में आई प्रेफर के डार्क कलर्स ज्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा अब आप अभी बता रही थी हमें कि समटाइम्स आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पेटीकोट ना पहने बल्कि उसके नीचे टाइट्स पहन ले तो भी आपकी बॉडी जो है वो कम मैं ये बता रही थी कि जो अगर हमारे पास नेट की साड़ी नहीं है या वो फैब्रिक जो ज्यादा सी थ्रू नहीं है, आप नीचे टाइट्स पहन के, क्योंकि अब तो वो वाला रिवाज खत्म हो गया है कि फॉल बनाया करते थे खड़े होके और फिर इसको पिन अप करते थे, अब तो बेल्ट बनी हुई है, बिल्कुल बेल्ट बनी हुई स्टिच होती है, तो अगर आप टाइट्स पहने और उसके ऊपर वो बेल्ट लेके पहन लें तो अच्छा ये कोई कंपल्शन है कि आपका जो ब्लाउज है, जो आपका पेटीकोट होता है वो डिफरेंट कलर का होना चाहिए या फिर मैचिंग होना चाहिए, इस टाइप की भी कोई कंपल्शन नहीं? इससे ये है क्योंकि पेटीकोट ऑब्वियसली नीचे से भी नजर आ रहा होता है, जब आप साड़ी उठाते हैं तब भी वो नीचे से नजर आ रहा होता है, और अगर सी थ्रू साड़ी है तो ऑब्वियसली कलर तो ब्लाउज जो आप पहनते हैं नहीं, ब्लाउज का कुछ नहीं, आप ब्लाउज किसी तरह भी कर सकते हैं। आजकल क्या चल रहा है, कंट्रास्ट आजकल कंट्रास्ट में ज्यादा चल रहा है, वन कलर में नहीं चल रहा, कंट्रास्ट में ज्यादा चल रहा है। अच्छा तो ये बताएं कि अभी क्योंकि गर्मियां आई हुई हैं और डेफिनेटली हर सीजन में जो है वो डिजाइनिंग ट्रेंड चेंज होता है, तो अब जो साड़ियां आ रही हैं आप लोग अब बनाएंगे या बना चुके हैं, तो वो किस तरह के फैब्रिक पे बनाई है और क्या कलर कॉम्बिनेशन रखी है, किस तरह? नहीं, वो पेस्टल के साथ, हम पेस्टल के साथ उसको जरूर कोई ना कोई चीज, वही वाली बात हो गई इनकी तरह, अगर हमने पेस्टल साड़ी रखी है तो हम उसके साथ डार्क ब्लाउज कर देंगे, ठीक है, और उसके साथ ये होता है कि शिफॉन इज वेरी गुड फैब्रिक, मतलब हर सीजन वो चलता है, उसमें आप मोटे भी नहीं लगते हैं और मतलब उस पे वर्क भी बहुत अच्छा आता है, जो प्योर के शिफॉन होता है, तो शिफॉन इस बार सबसे डिस्कस करूंगी, वही जो हम कह रहे थे कि नहीं हम लॉन्ग अपर के ऊपर भी जो है साड़ी वेयर कर सकते हैं, तो लॉन्ग अपर के ऊपर जो लोग वेयर करना चाहें साड़ी, तो वो किस तरीके से फिर उसको डिजाइन करें और किस तरीके से फिर वो उसका पूरा पल्लू ऊपर रखा जाता है, सारा कुछ होता है, तो उसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, वो लॉन्ग भी होता है, वो स्कर्ट मतलब जैसे स्कर्ट के ऊपर जो आप ब्लाउज पहनते हैं, जो चोली लॉन्ग वाली जो कुर्ती टाइप की चोली होती है, वो उस तरह के भी लोग अब पहनने लगे, उस पे वर्क करवा लेते हैं चोली स्टाइल में, और उसके ऊपर जो है वो प्लेन साड़ी ले लेते हैं, तो वो थोड़ी लॉन्ग होती है, मगर बहुत सारे लोग ना बहुत लॉन्ग कर लेते हैं कुर्ती को, तो वो बिल्कुल शर्ट जो है ना वो लगने लगती है। वही वाली बात है ना कि हम लोग कैरी नहीं, साड़ी जो है असल में जो उसके पहनने का तरीका है वो वही है जो ब्लाउज है और उसके साथ साड़ी है। अच्छा ये बताइए कि साड़ी का हाइट से कितना ताल्लुक है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आपकी हाइट अच्छी है तब आप साड़ी ट्राई करें, लेकिन अगर आपकी हाइट छोटी है तो आप साड़ी बिल्कुल ट्राई नहीं। बिल्कुल, अभी मैंने बोला ना कि बगैर हील्स के बिल्कुल साड़ी पहने ही नहीं, अगर आपकी हाइट कम है तो आप जो हाई हील्स बहुत ज्यादा हाई कर दें, और अगर आप कैरी करके चल सकते हैं आराम से तो फिर हाई हील्स करने की। अब तक का सबसे ज्यादा मुश्किल तरीन ड्रेस जो मैंने कैरी करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली आप जब
फंक्शंस में जाते हैं और आजकल तो हम देख रहे हैं कि वलीमास में लोगों को पूरा ड्रेस कोड दिया हुआ है कि साड़ी ही पहनिए, बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसमें वही वाली बात है कि हर उसका इंसान, मतलब हर उसकी फीमेल होती है, हाइट ज्यादा भी होती है, कम भी होती है, मोटी भी होती है, पतली भी होती है, बट ये कि आप कैरी करना अपने आप को चाहे, और चॉइस आपकी हमेशा जो चूज करें फैब्रिक अपने हिसाब से देख के। अच्छा, अब जिन लोगों के बेबीज होते हैं, लेकिन खवातीन को शौक तो होता है हर एज में ही, समटाइम्स आपने बनवा ली होती है अपनी शादी पर, उसके बाद आपका बेबी हो जाता है, देन आपको वो साड़ी याद आती है कि यार मेरे पास आई भी थी साड़ी, तो मैंने अभी तक तो पहनी नहीं है। तो बेबीज के साथ साड़ी मैनेज करना आसान काम है कि नहीं? नहीं, मुश्किल काम है, इसलिए जब साड़ी पहने तो बेबीज को अपने हस्बैंड को दें, वो ज्यादा बेहतर है। साड़ी के ओवरऑल ट्रेंड के ऊपर बात हो रही है, तो डेफिनेटली हमने सारी चीजें तो डिस्कस कर ली है। एक चीज जो मुझे लगता है कि अभी हमें डिस्कस करनी रहती है वो ये कि क्या साड़ी पहनने से आपकी पर्सनैलिटी एनहेंस होती है या नहीं। एग्जैक्टली। हम लोग किसी पार्टी में जाते हैं और यूजुअली सबने शलवार कमीज और जो भी चल रहा होता है वो पहना होता है, अगर उसमें एक आध भी खातून ने साड़ी पहनी होती है तो हमारी नजर की तरफ जाती है। तो साड़ी ऐसा ड्रेस है कि बिल्कुल अट्रैक्ट करता है। लेकिन अच्छा अंबर, आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं, क्योंकि एक डिजाइनर जो है ना, कभी भी आप किसी डिजाइनर के पास जाए तो आप कहते हैं ठीक है ये मैंने आपको दिया, लेकिन इसके साथ आप ये नहीं कीजिएगा, हेयर डू ऐसा कर लीजिएगा। आप लोग क्या सजेस्ट कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट्स को कि यार ये साड़ी है, बड़े प्यार से बनाइए, इसके साथ आप कुछ तो साड़ी के साथ प्लीज बहुत सादा बालों का जूड़ा वगैरह टाइप, मतलब हमारे यहाँ तो ये चलता है साड़ी पहनी उस पे इतना बड़ा, इतने बड़े लग रहे होते हैं, ज्यादा लगती है आपकी साड़ी पहन के, उस पे इतना बड़ा जूड़ा। साड़ी के साथ हमेशा बाल खोलने चाहिए, स्ट्रेट रखने चाहिए, और ज्वेलरी बहुत हैवी नहीं करनी चाहिए। ज्वेलरी हैवी, इसका मतलब ये कि बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर आप साड़ी पहनिए तो साथ में आपके जूड़ा, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने साड़ी पहनी है तो साथ में जूड़ा ही बना, और ना इतना इरिटेटिंग सा लग रहा होता है कि एक तो आपने साड़ी पहनी है, कुछ एक इतना बड़ा जूड़ा, फिर वो बिंदे लटक रहे हैं, वो अजीब पुराना वाला लगता है। स्ट्रेट ही बाल रखें तो स्ट्रेट बाल रखें तो बिल्कुल अच्छा रहेगा। मैं बड़ी अच्छी आपके साथ साड़ी के हवाले से डिस्कशन में, मेरा ख्याल है जो साड़ी के शायकीन लोग थे उन्हें तो आज का टॉपिक बड़ा पसंद आया होगा, और लोगों को थोड़ा बहुत तरीका सलीका भी आया होगा कि अगर आपने साड़ी पहनी है तो आपको किस तरह से मुबरमत करना है और साड़ी को कैरी किस तरह से करना है, ये बहुत बड़ा मसला। लेकिन मैं और अनम यहाँ पे आपको एक टिप भी दे देते हैं कि अगर आपने साड़ी खरीद ली है हमारी तरह और आपसे पहनी नहीं जा रही है तो आप कुर्तियां बनवा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर जनाब, आगे बढ़ते हैं कि हमारे मुल्क में साड़ी एक मकबूल पहनावा है और इसे खास मौके और आम तकरीबात में पहनते हैं। साड़ी शख्सियत को पुरकशिश बना देती है। इस पहनावे में जवानी की शोखी भी है और उधेड़ उम्री का संजीदापन और रौब। बिल्कुल ऐसा ही है, ये कहना है मारूफ अदाकारा जहान आरा का, जिनको हमेशा हमने देखा है कि वो साड़ी में ही है और हमेशा साड़ी पहनती हुई दिखाई दी है। तो गुड मॉर्निंग आज की टीम ने उनसे भी मुलाकात की है और उनका इस हवाले से क्या कहना है, साड़ी एक पहनावा किस तरह का है, क्या कहती है वो, आइए देखते हैं। सबसे पहले जब इंसान ने अपने आप को ढकना सीखा, पत्ते जब उसने छोड़े और कपड़ा बनाना कुछ सीखा, कुछ छालें उसने ली, तो वो जो थी, आप पुरानी तस्वीरें देखिए आप, या पुराने जो लोगों ने इमेजिन किया है, उसमें सिर्फ यही नज़र आएगा कि उसने एक चीज़ को अपने ऊपर लपेट लिया। तो ये मैं समझती हूँ कि इससे ज़्यादा सिंपल और इससे ज़्यादा प्रिमिटिव लिबास कोई है ही नहीं। शलवार कमीज़ हुई, बड़े बड़े गाउन्स हुए और तंग पजामे हुए, गरारे हुए, ये तो बहुत 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 आगे की बातें हैं। सबसे पहले इंसान ने साड़ी ही पहनी है, चाहे वो मर्द थे चाहे वो औरतें थी। आप देखिए रोमन स्टैचूज के अंदर सब जो है वो जूलियस सीजर से लेकर और हर शख्स जो है वो न्यू करके कपड़ा और न्यू कंधे पे पड़ा हुआ है। अब उसको उन्होंने खूबसूरती से किया, आगे चल के वो अच्छी एक लिबास की शक्ल इख्तियार कर गया। जब आप कोई लिबास पहनना शुरू करते हैं तो उसके अंदर हर इंसान की ये फितरत है कि उसके अंदर नई नई जिद्दतें चीज़ें पैदा करें। साड़ी जो है वो एक निहायत बेहुदा लिबास भी हो सकती है और एक निहायत डिग्निफाइड लिबास भी हो सकती है। जब मेरी शादी हुई तो मैं बंगाल चली गई, जो कि उस ज़माने में ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था।
वहाँ गई तो वहाँ पे तो जाहिर बात है चारों तरफ साड़ी ही नज़र आती थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे शौहर को साड़ी बहुत पसंद थी। उनका ये था कि कहीं अगर तैयार होकर हम कहीं जा रहे हो, मैंने कोई बहुत ही खूबसूरत सी शलवार कमीज़ पहन ली, कह ले हाँ ये है तो बहुत अच्छी, लेकिन अगर तुम वो वाली साड़ी जो तुम्हारी है वो पहन लेती तो ज़्यादा अच्छी होती। ही वॉज वेरी पोलाइट। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई नहीं तुम्हें ये नहीं पहनना है तो, लेकिन बहरहाल इंसान समझ जाता है कि किसको क्या चीज़ पसंद है। साड़ी पहनना वाकई एक तरह से, अगर आप उसको समझते हैं कि आर्ट है, तो है। अपने जिस्म के लिहाज से हर कपड़ा जो है जिस्म के लिहाज से पहनना चाहिए। अब जैसे मैं पहनती हूँ, अब जैसे मैंने साड़ी पहनी हुई है, अब मुझे नमाज पढ़नी है या मुझे कहीं जाना है जहाँ मुझे सर ढकना है, तो मेरे पास पीछे इसका काफ़ी कपड़ा मौजूद है, इसको मैंने कर लिया, मुझे कोई साड़ी हटाने की खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ये मैंने ओढ़ लिया। साड़ी से अच्छा कोई लिबास नहीं है। उसमें आपको ना हिजाब लेने की ज़रूरत है ना कुछ और करने की। साड़ी को सर पे ले लीजिए तो वह पूरा हिजाब हो गया, साड़ी को कंधों पे डाल लीजिए तो वो साड़ी हो गई। लेकिन बहरहाल साड़ी तो साड़ी ही है, चाहे उसको किसी तरह से भी पहनो, एक खूबसूरत लिबास है। जहारा की बातें आपने सुनी और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो साड़ी की बात नहीं करी, किसी डिश की बात करी है जिसको खाने में बड़ी लज्जत आ रही है। और मैं देख रही थी कि जिस तरह से वो साड़ी पहनती है, जो तरीका, जो सलीका ऐसे लोगों में साड़ी पहनने का है, वो आज के दौर में ना लड़कियों में बिल्कुल भी नहीं है। इतनी ग्रेसफुल लग रही हैं जो साड़ी पहने हुए अभी हमने आपको दिखाई, उनकी बातें सुनवाई। मुझे सबसे ज्यादा साड़ी में अगर कोई अच्छा लगता है ना पाकिस्तान में, तो वो जहारा लगती है। खैर यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे साड़ी शॉप मैनेजर से और जानेंगे सबसे ज्यादा क्लाइंट कौन सी साड़ी की डिमांड करता है। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और आज शो में बहुत सी बातें हो रही है, खबरें भी आपको सुनाई हमने और साथ साथ टॉपिक पर भी बात की, साड़ी पर भी बात की, तो बहुत सी ऐसी चीजें डिस्कस हो तो चुकी हैं और अब वक्त हुआ है कुछ खाने पीने की बात करने का। तो आज क्या बन रहा है, सब आपने चेक किया है? ये तो अभी हम चेक करते हैं कि मावरा क्या बना रही है, बट मगर मेरे जहन में एक चीज आ रही थी कि जो लोग बड़ी साड़ी स्पेशलिस्ट होती हैं, मैंने बहुत सारी ऐसी खवातीन को भी देखा है जो साड़ी उन्होंने पहनी होती है और खाना बना रही होती है। क्या बात है, ऐसी खवातीन को सलाम है भाई, जो साड़ी पहन के भी घर के सारे काम कर रही होती है। लेकिन डेफिनेटली आपको बताएं कि मावरा साड़ी पहन के खाना नहीं बनाती है। तो चल के देखते हैं मावरा की रैपिड रेसिपी।
अभी आपने रेसिपी देखी और हम डिस्कस कर रहे थे कि इसका नाम चिकन तेरियाकी क्यों रखा है। सबा ने बड़ी अच्छी चीज इस हवाले से बताई है मुझे, मैं चाहूंगी कि सबा आप ऑन स्क्रीन में बताइए क्यों इसका नाम चिकन तेरियाकी रखा गया। इसका नाम मुझे लगा ऐसा पर्सनली कि चिकन तेरियाकी इसका नाम इसलिए रखा गया कि इसके शोरबे में चिकन तेरे something like that. Wonderful. आपने देखा कि इसका नाम क्यों ऐसे रखा गया। वैसे सब आपने कभी खाए हो मुख्तलिफ जो फास्ट फूड है तो उसमें भी आपका एक फ्लेवर होता है चिकन तेरियाकी। हाँ बिल्कुल, वो मैं नहीं लेती, बिल्कुल नहीं लेती। और उसमें चिकन तैर बिल्कुल नहीं रहा होता, चिकन तेरियाकी होता है। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ये रेसिपी आज की पसंद आई होगी और अगर आपने ये रेसिपी मिस कर दी है तो बिल्कुल आप फेसबुक पर हमारे फैन पेज पर और हमारे जो गुड मॉर्निंग आस्था फैन पेज है उस पर वहाँ पर ये रेसिपी देख सकते हैं। उस रेसिपी में डेफिनेटली चिकन नहीं तैर रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि टेक्सटाइल के शोबे में तरक्की हुई तो साड़ी की बुन्नत, डिजाइन और मजमुई तासुर में भी खातिर ख्वाह तब्दीलियां रोनुमा हुई। साड़ी डिजाइन करने और तैयार करने वालों ने तरक्की याफ्ता दौर के तकाजों को पेश नजर रखने के साथ साथ औरतों की पसंद का ध्यान भी किया। जी हाँ, ऐसी साड़ियाँ तख्लीक की गई जिन्होंने पहनने वालों की शख्सियत को चार चांद लगा दिया। आजकल मार्केट में कौन सी साड़ी की सबसे ज्यादा डिमांड की जाती है और सबसे ज्यादा कौन सा डिजाइन ऐसा है जो पसंद किया जाता है, ये बताएंगे साड़ी शॉप मैनेजर फरहान जिनसे हमारी टीम ने बात की है। आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। पहले मतलब ये कि ज़्यादातर मतलब हैवी साड़ीज़ का भी एक था दौर और मतलब अभी भी मतलब बहुत सारी कम्युनिटीज़ के अंदर वेडिंग साड़ीज़ होती हैं जो मतलब उनके वेडिंग डे पे वो साड़ी को पहनते हैं, तो हैवी साड़ीज़ वो भी आते हैं मांगते हुए, मगर मोस्टली जो है ज़्यादातर जो लोग हैं वो मतलब सिंपल साड़ीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब बिल्कुल लाइट सा बॉर्डर हो कि वो बार बार यूज़ कर सकें, ऐसा मतलब वो पहनने में भी ईजी हो। जिस बाहर मुल्कों में इंडियन साड़ीज़ जो होती हैं वो मतलब वैसे ही औरतें उनकी बांध के पहन लेती हैं, मगर हमारे यहाँ पर जो है मतलब हम उनको फॉल वॉल लगा के देते हैं क्योंकि ज़्यादातर किसी को मतलब पहनना नहीं आता, तो वो ये बोलते हैं कि बंधी हुई साड़ी है बस हम लोग उसको इजीली वेयर कर लें, तो ये एक होता है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिन्होंने कभी साड़ी पहनी नहीं होती है, तो उनको मतलब उनके घर वाले गाइड करते हैं कि मतलब भाई इस तरीके से साड़ी बांधी जाती है, मतलब हम लोग उनको असिस्टेंट करते हैं मतलब कि इस तरीके से आप इसका फॉल बनेगा, ये होगा। टेलर भी हमारा अपना होता है, तो हम लोग मतलब ज़्यादातर उनको इंकरेज करते हैं क्योंकि साड़ी के अंदर मतलब आदमी अच्छा लगता है और ज़्यादा दूसरे उससे अगर आप देखो तो वो साड़ी की पहनी हुई एक अलग ही चीज़ नज़र आती है। मोस्टली मतलब ज़्यादातर जो साड़ी का फॉल आता है अच्छा वो शिफॉन और सिल्क टाइप पे मतलब ज़्यादा लोग उसको पसंद करते हैं कि वो मतलब एक तो पहनने में मतलब कंफर्टेबल रहती है, उसको इजी टू वॉक होती है। अगर कोई स्टिफ कपड़ा अगर आप ले लेते हैं तो उसके फॉल्स अकड़े हुए रहते हैं, तो इस वजह से मतलब साड़ी की इतनी ग्रेस नहीं आती। मगर ये कि फॉल वाला अगर कपड़ा है कोई शिफॉन सिल्क में तो वो मतलब ज़्यादातर कंफर्टेबल है और इजी टू वेयर है। मतलब हम लोग जो काम कराते हैं हम लोग अपना मतलब फैंसी काम जो होता है मतलब नॉन कोरा नॉन दबका टाइप का जो काम होता है हम लोग वो काम को कराते हैं कि मतलब वो एक ऑल टाइम आप पहन सकते हो, उसका एक तो वेट नहीं होता और वो बार बार आप निकाल के पहन सकते हो। अगर आपका साड़ी पे काम कोरा दबका का हैवी टाइप का हुआ हुआ काम तो वो मतलब थोड़ा फॉर्मल लुक देता है और वो आप मतलब उसको रेगुलर यूज़ नहीं कर सकते हैं लाइट पार्टी वेयर्स में, तो ये एक इशू है। मतलब इसलिए हम लोग वो मतलब ज़्यादातर फैंसी काम यूज़ करते हैं, तरह तरह के मतलब एप्लिक्स लगा के और मतलब कलरफुल टाई एंड डाई करा के इस तरह से मतलब जो बहुत डिफरेंट लगे। साड़ी जो है मतलब अब मतलब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड होती जा रही है, आहिस्ते आहिस्ते मतलब बढ़ती चली जा रही है। तो अब मैं मतलब ये समझता हूँ जैसे मेन मतलब कमीज शलवार टाइप, जैसे कि मतलब कमीज शलवार और लहंगे जो जिस तरीके से मतलब शादियों में वलीमों में मतलब लाइट गैदरिंग्स में पहनते हैं, इसी तरीके से मतलब साड़ी भी मतलब जो है वो बढ़ती चली जा रही है, स्लोली मतलब उसकी डिमांड बढ़ रही है। आने वाले दिनों में मतलब मैं समझता हूँ कि 50-50 हो जाएगा, मतलब 50% लोग साड़ियाँ और 50% लोग कमीज शलवार को पसंद करेंगे। साड़ी के हवाले से तो जनाब बहुत सी बातें हो गई। शो में लेंगे यहाँ पर एक ब्रेक जिसके बाद आपको मिलवाएंगे पाकिस्तान के चमकते सितारों से। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज, और अब हम आ गए हैं उस सेशन में जिसका नाम है पाकिस्तान के चमकते सितारे, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अतीक सावन जो बहुत अच्छे सिंगर हैं। आइए इनसे कुछ बात करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम अतीक, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। थैंक यू। ये बताइएगा अतीक, आपका किसी भी शो में कोई ये फर्स्ट अपीयरेंस है या इससे पहले भी आपने कहीं मैंने काफी शोज किए हैं। अच्छा, आपकी आवाज जैसी हमने सुनी, हमें लगा कि आपकी आवाज ऐसी है जो कहीं एक प्लेटफॉर्म तक महदूद रह भी नहीं सकती। बहुत अच्छी आवाज है। तो हम टाइम जाए के बगैर सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को भी सुनाना चाहेंगे कि कितना जबरदस्त टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है। क्या सुना रहे हैं आप? उनकी फरमाइश भी थी तो सज्जाद अली साहब का एक सॉन्ग है, तेरी याद सताऊंदी। जी चलिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। तेरी याद सताऊंदी, तेरी याद सताऊंदी, तेरी याद सताऊंदी, तेरी याद सताऊंदी, मैनू तेरी याद सताऊंदी, नींदर नहीं आंदी, नींदर नहीं आंदी, ओ मैनू मार गई डोरी, मेरी की मजबूरी, ओ मैनू मार गई डोरी, मेरी की मजबूरी, हो गई मजबूर हयाती, नींदर नहीं आंदी, मुड़ के वतना वलना आवे, दूर आ गए देश पर आए, हाँ मुड़ के वतना वलना आवे, दूर आ गए देश पर आए, ओ जिंद हो गई रमली, तेरे हिजर च कमली, ओ जिंद हो गई रमली, तेरे हिजर च कमली, हो गई मजबूर हयाती, नींदर नहीं आंदी, तेरी याद सतांदी, तेरी याद सतांदी। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त आपने गाया क्लासिकल सॉन्ग, और इतना मुश्किल सॉन्ग है ये, इसमें इतने सारे उतार चढ़ाव हैं, और जिस तरीके से आपने बदल बदल कर अपने ट्यून को गाया है इतनी मेलोडी के साथ, हेड्स ऑफ टू यू, क्योंकि सजाद भाई के गाने गाना हर किसी के बस का काम नहीं है। बिल्कुल, क्यों? बड़ा मुश्किल उनकी वॉइस लेवल होता है और बड़ा मुश्किल लिरिक्स भी होते हैं। तो कैसे, मतलब क्लासिकल सीखने का आपको कैसे आइडिया आया कि नहीं जी मैं अगर सिंगिंग में जाऊंगा तो क्लासिकल ही सीखूंगा, पॉप में क्यों नहीं गए? एक्चुअली वो जो रूह थी ना मेरी, मतलब स्कूल लाइफ से, हाँ। मैं जो बच्चे उस वक्त पॉप सुना करते थे, मैं पता नहीं गजल जब भी बजती थी तो मेरी वहाँ कदम ठहर जाते थे। अच्छा। सुनने को, जो गालिब साहब को सुनता था पता नहीं होता था शायरी क्या है, लेकिन सुन रहा हूँ आपको चाहिए कुमरा सर। मुझे बड़ी खुशी होती है ये जान के कि लोगों में आजकल हम कहते हैं कि जी हमारी जनरेशन को पॉप पसंद है, रॉक पसंद है, इस तरह के सॉन्ग पसंद है, लेकिन जितने भी हमारे पास तकरीबन गेस्ट आते हैं वो सिंगिंग करते हैं तो वो क्लासिकल ही चूज करते हैं, क्लासिकल ही पसंद करते हैं और क्लासिकल ही गाते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात मुझे लगी, और आपने जिस तरह से इस गाने को निभाया, मतलब जबरदस्त तरीके से, सिंपल एक लफ्ज आपके लिए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल आपने इसको परफॉर्म किया है, तो बहुत प्यारा आपने गाया। कुछ और सुना दीजिए हमें, क्या सुनाने जा रहे हैं? एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है जो सिर्फ हबीब अली मोहम्मद साहब हमारे पाकिस्तानी सिंगर ने गाया, और सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अक्सर लोग, अक्सर सिंगर ने उसके बाद गाया, तो वो पेश करने जा रहे हैं। हाँ, श्योर, व्हाई नॉट। गरे गरे नीरे मदनी दसा, निरे ग म प म प ग म रे नीरे निद निरे सा, हाय मरे जाएंगे हम तो लुटे जाएंगे, हाय मर जाएंगे हम तो लुटे जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो आज जाने की जिद ना करो।
वाओ, सुपर्ब गाया है। मैं तो समझ रही थी अभी आप और गाते रहेंगे और जबरदस्त गा रहे हैं। टाइम शॉर्ट की वजह से रुके। नहीं ऐसी कोई बात, आपको टाइम पूरा होता है हमारे पास। अच्छा ये बताएं कि इस तरह की जब आप सिंगिंग करते हैं, इतनी जबरदस्त सिंगिंग, तो जब आप कभी ऐसा हुआ कि आप किसी कॉन्सर्ट में या किसी जगह पे गा रहे हो तो आपको बहुत सारी जो है अप्रिसिएशन मिली हो, बहुत सारी दाद मिली हो, कभी कोई ऐसा बहुत एक बार हुआ, बल्कि कई बार हुआ, लेकिन एक बार का मुझे वाकई इसलिए याद है। एक खातून थी, वो बैठी थी और मैं गा रहा था एक शफकत अमान अली साहब का सॉन्ग, मोरा सैया मुझसे बोले ना। अच्छा तो बस गा रहे थे ना, तो चलेंगे एक गाना आप बस गा के सुना दीजिए जी। इस बात को कंप्लीट करके नहीं, हमें आपसे बात नहीं करनी, हमें आपसे गाने सुननी, और आप कोई अच्छी सी लाइन गुनगुना दीजिए आखिर में, शो के आखिर में। सावन भी तो जाए बिहरवा, सावन भी तो जाए बिहरवा, मन मेरा घबरा है, मन मेरा घबरा है, ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुझसे बोले ना, ब्यूटीफुल मोरा सैया। अतीक इतना खूबसूरत समा आपने यहाँ पर बांध दिया है कि वाकई में हमारा दिल नहीं कर रहा था कि हम आपसे पूछें आपने कहाँ से सीखा, क्या कुछ किया। मेरा ख्याल है कि आपकी सिंगिंग सब कुछ कह गई, और जो निफासत आपकी आवाज में है वो लोगों के कानों में। और एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी कि गाते भी आप बहुत अच्छा है, सुरीले भी हैं, साथ साथ आपकी उर्दू भी बहुत जबरदस्त है। मतलब आप जिस उर्दू की अदायगी के साथ ये गा रहे हैं ना, दैट इज अमेजिंग। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, ऐसे ही पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहिए और गाते रहिए। खैर तो आप अतीक से मिले और डेफिनेटली आपको अतीक का टैलेंट और उनकी वॉइस बहुत पसंद आई होगी। अगर आप में भी खास टैलेंट है और आप भी सीट पर आना चाहते हैं तो आप हमें अपनी कहानी बता सकते हैं हमारी सोशल मीडिया साइट पर। बिल्कुल, इंशाल्लाह अब आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी सेम टाइम सेम चैनल पर, कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए एंड कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।